राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भव अभियान का किया शुभारंभ। रांची में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हुए शामिल। रांची गिरिडीह इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का आज से नियमित परिचालन शुरू। रांची रेलवे स्टेशन से सांसद दीपक प्रकाश और संजय सेठ ने किया रवाना। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाहक निबंधन पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की। कहा, लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मतदान प्रतिशत से आगे रहना है अपना लक्ष्य। और राज्य में डेंगू के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निगरानी टीम भेजकर सर्वे कराने का दिया निर्देश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गुजरात से आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। यह अभियान सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आयुष्मान भव अभियान एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा के दौरान चलाया जाएगा। इधर झारखंड में भी इस अभियान का उद्घाटन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया। मुझे गुजरात विधानसभा की नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन करने का सुअवसर मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की इस अखिल भारतीय पहल का शुभारंभ भी टेक्नोलॉजी के जरिए वर्चुअल मोड से किया जा रहा है। भारत की डिजिटल इकोनॉमी की विशेष प्रशंसा की जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर छोटे शहरों और गांव के लोगों को डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ने का भारत का उदाहरण पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन गया है। मुझे बताया गया है कि सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि अन्य क्षेत्र की तरह स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी भारत डिजिटल इंक्लूजन के आदर्श प्रस्तुत करेगा। भारतवासी कुछ भी कर सकते हैं। इसका उदाहरण हमारे देश ने कोविड की वैश्विक महामारी का सामना करने से पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। आज से लगभग 105 वर्ष पहले जब एक वैश्विक महामारी ने विश्व समुदाय को आतंक किया था, तब सबसे बड़ा असर भारतवासियों पर हुआ था। परंतु कोविड-19 का सामना करने में देशवासियों के धैर्य और साहस, भारत के वैज्ञानिकों की असाधारण क्षमता, डॉक्टरों, नर्स, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों तथा प्रशासन और कुशल नेतृत्व के बल पर भारत ने न केवल अपनी विशाल आबादी को उस भयानक आपदा से बाहर निकाला, बल्कि विश्व के अनेक देशों को भी सहायता की। भारत द्वारा विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान संपन्न करना हमारे देश के आत्मनिर्भरता और दक्षता का अभूतपूर्व उदाहरण है। जन भागीदारी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन परियोजना का शुभारंभ किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इससे विधानसभा के कामकाज में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा के डिजिटल होने के साथ ये पर्यावरण अनुकूल भी है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के जरिए ये विधानसभा एक डिजिटल हाउस में बदल जाएगी। इस एप्लीकेशन के जरिए इस सदन के सदस्य देश के सदन और अन्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख सकते हैं, उन्हें अपना सकते हैं। अपने आप से ये एक अत्यंत प्रगतिशील परिवर्तन है। इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए मैं भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय, गुजरात विधानसभा और गुजरात सरकार के सभी
संबंधित व्यक्तियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में बीपीसी लिमिटेड की बिना रिफाइनरी में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखेंगे। बीपीसीएल नए भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप बीना रिफाइनरीज में आधुनिक पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स विकसित कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि ये 49,000 करोड़ रुपए के निवेश से बुंदेलखंड के समूचे क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली आएगी इससे। और इस परियोजना के अंतर्गत बीना रिफाइनरी की क्षमता बढ़कर 110 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। इससे 2,200 किलोटन पेट्रोकेमिकल से अधिक उत्पादन होगा। ये परियोजना 5 वर्ष में पूरी होगी। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया इस वर्ष 1 मई को शुरू हुई थी। पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर की जाएगी। रांची से गिरिडीह के लिए आज से नियमित सीधी ट्रेन सेवा की शुरुआत हो गई। सांसद दीपक प्रकाश और संजय सेठ ने रांची गिरिडीह इंटरसिटी एक्सप्रेस को रांची रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रांची गिरिडीह इंटरसिटी ट्रेन को आज दुल्हन की तरह सजाया गया था। कल यह ट्रेन गिरिडीह से रांची पहुंची थी और आज से यह रांची से भी चलनी शुरू हो गई। रांची से इस ट्रेन को सवेरे 6:05 पर सांसद दीपक प्रकाश और संजय सेठ ने रवाना किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि रांची से पुरी और रांची बनारस के लिए वंदे भारत ट्रेन जल्द शुरुआत होने की संभावना है। आग्रह किया है रांची से बनारस और रांची से पुरी वंदे भारत अभी जो सेशन होने वाला है, तो आदरणीय अश्विनी वाजपेयी जी से मिलकर हम कहेंगे कि रांची से बनारस बहुत ट्रैफिक है, रांची से पुरी बहुत ट्रैफिक है। इन दोनों जगहों पर अगर वंदे भारत चलती है तो निश्चित रूप से जो पर्यटक हैं, जो धार्मिक कामों से जाने जाते हैं, उनको बहुत आराम होगा। किंतु हम धन्यवाद क्या कहें, आभार व्यक्त करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय अश्विनी वाजपेयी। आज रांची से गिरिडीह जो सुदूर इलाके से जाएगा, सुदूर ग्रामीणों को भी लाभ मिलेगा और हम कह सकते हैं चिर परिचित एक लंबी मांग थी कि रांची से गिरिडीह की रेलवे प्रारंभ की जाए, जिसको प्रधानमंत्री जी और रेलवे मंत्री वैष्णो जी ने बहुत ही गंभीरता से इसको किया है और आज इसको हम सब लोग चलते हुए देख करके आज हम सब लोग आत्मविभोर हैं और प्रधानमंत्री जी को साधुवाद दे रहे हैं। यह ट्रेन रांची, टाटीसिलवे, मेसरा, बड़काकाना, हजारीबाग टाउन, कोडरमा, महेशपुर, धनबाद और जमुआ होते हुए गिरिडीह पहुंचेगी। रांची रेल मंडल के सीपीआरओ निशांत कुमार ने बताया कि विस्टाडोम से युक्त इस ट्रेन से यात्री मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ भी उठा पाएंगे। गिरिडीह आज जो नई ट्रेन चली है उसका समय 6:05 में यहाँ से डिपार्चर है रांची से और ये 13 बजे 1 बजे दोपहर को न्यू गिरिडीह पहुंचेगी। फिर वहाँ से 14 बजे चलेगी, जो कि रात को यहाँ पर 9:30 बजे पहुंचेगी। ये हर दिन चलेगी, ये प्रतिदिन चलेगी ये ट्रेन। रांची रेल मंडल में यह पहला मौका है जिसके तहत किसी ट्रेन में विस्टाडोम कोच लगाया गया है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। विस्टाडोम कोच में ग्लास की खिड़कियां बड़ी है, साथ ही इसमें छत पर पारदर्शी खिड़कियां भी लगाई गई हैं। इस कोच में 42 से 44 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है और इसमें लगी सीट 180 डिग्री के एंगल तक घूम सकती है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कल रामगढ़ में ग्लोबल नेटिव फेडरेशन द्वारा निर्मित गारमेंट फैक्ट्री एवं प्रशिक्षण केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में इस तरह का फैक्ट्री लगना बेहद सुखद है। इससे हजारों महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। रामगढ़ जिला सभागार में प्रभारी मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता में कल जिला बेस सूत्री एवं जिला योजना समिति की बैठक हुई। बैठक में विधायक अंबा प्रसाद, सुनीता चौधरी, जयप्रकाश भाई पटेल और उपायुक्त समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। गिरिडीह जिला कांग्रेस कार्यालय में कल आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम शामिल हुए।
इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। जन सुनवाई के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री आलम ने कहा कि जन सुनवाई के दौरान जितने भी आवेदन आए हैं उन सभी आवेदनों पर 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई की जाएगी। जो पुल का जो आपने कहा तो पुल का भी आवेदन आया है और मैंने जब पहले ही शुरुआत की तब भी बोले कि हमें बहुत सारे 82 एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मिला और 7 एप्लीकेशन अंदर से मिला है। सारे को 7 दिन के अंदर संबंधित विभाग को भेजेंगे और जो अनियमितता हुआ उस पर किसी को छोड़ा नहीं जाए। प्रदेश कांग्रेस ने राज्य के सभी 14 संसदीय क्षेत्रों के लिए संयोजक और प्रभारियों के नाम तय कर लिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कल इसकी घोषणा की। इस दौरान श्री ठाकुर ने कहा कि पार्टी एकजुट होकर महंगाई और बेरोजगारी से लोगों को निजात दिलाने का संकल्प लिया है। इसे ध्यान में रखकर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को लोकसभा क्षेत्रवार जिम्मेवारी सौंपी गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनका लक्ष्य राष्ट्रीय मतदान प्रतिशत से आगे रहना है। वे कल रांची में 13 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कम मतदान प्रतिशत के कारणों को तलाशने का निर्देश देते हुए आगामी चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने कल बड़े पैमाने पर अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के विधान चंद्र को भवन और अखौरी शशांक को पथ निर्माण विभाग में भेजा गया है। उधर एक और 6 अंचल अधिकारी को भी तबादला कर दिया गया। भू राजस्व विभाग इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। रांची में बुंडू, ओरमांझी, नामकुम, हेहल, अनगढ़ा और तमाड़ के अलावा धनबाद, बलियापुर, टुंडी, पूर्वी टुंडी, निरसा, तोपचांची, बाघमारा, एगारकुंड और झरिया के सीओ का भी तबादला कर दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के छोटा गम्हरिया सामुदायिक भवन में उप विकास आयुक्त प्रवीण गागराई की अध्यक्षता में नीति आयोग की आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम को लेकर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रखंड के विकास के लिए रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि आकांक्षी प्रखंड गम्हरिया के सर्वांगीण विकास के लिए चिंतन मंथन की आवश्यकता है। इसमें क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या सुझाव है, हम लोग किस तरह के स्ट्रेटेजी को लेंगे ताकि हम लोग इस प्रखंड को राज्य के जो औसत है, विकास के मापदंड है, उस पर हम उस तक हम लोग ले जाए। इसी विषय पर शपथ भी दिलवाया गया है। इसको हम लोग आकांक्षी प्रखंड से इंस्पिरेशनल ब्लॉक बनाने के लिए दिलाया गया। सरायकेला खरसावां जिले में अल्पसंख्यक आयोग के गठन में उड़िया भाषी प्रतिनिधि को शामिल नहीं किए जाने का लोगों ने विरोध किया। नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मीनाक्षी पटनायक के आवासीय कार्यालय में कल हुई बैठक में अल्पसंख्यक आयोग के गठन में उड़िया भाषियों की ओर ध्यान नहीं दिए जाने से उपस्थित सभी सदस्यों ने निंदा की। आज जो गठन हुआ इस झारखंड सरकार के द्वारा, तो उसमें हम लोग का प्रतिनिधि नहीं रखा गया, जो कि बहुत दुख की बात है। जो कि झारखंड गठन करने के समय 40 लाख हम लोग का उड़िया भाषा भाषी यहाँ निवास करते हैं और झारखंड गठन करने का भी महत्वपूर्ण रोल हम लोग का उड़िया आदमी लोग का है। इसलिए हम लोग झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि पुनः एक उपाध्यक्ष पद कम से कम हम लोग का उड़िया भाषा से किसी को रखा जाए। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना से कारीगरों और शिल्पकारों के उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। इससे देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग सबसे अधिक लाभान्वित होंगे।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू होने की जानकारी मिलते ही राज्य के कारीगरों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 सितंबर को इस योजना की सौगात देंगे। इस योजना को लेकर खूंटी के दीपक शर्मा जैसे कारीगरों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। के दीपक शर्मा का सोने चांदी का व्यापार है और वे ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजारों में घूम घूम कर गहनों की बिक्री करते हैं। इसी से किसी तरह इनका जीवन यापन चलता है। लेकिन अब 17 सितंबर से शुरू हो रहे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर उनमें उम्मीद की नई किरण जगी है। उत्साहित हमारे लिए उनके बीच में है कि हमारा जो कारीगर वर्ग का समाज है उनको ये चीज बहुत फायदा करेगा और हम प्रधानमंत्री जी का बहुत दिल से शुक्रिया करेंगे जो हम गरीब कारीगरों लोगों के लिए उन्होंने इतना सोचा और आज हम उन्हीं की बदौलत है कि आज हम इतना सब कुछ कर पाए। सोनार दीपक शर्मा पुश्तैनी धंधे के रूप में आज भी सोना और चांदी के आभूषणों का निर्माण करती हैं। पुश्तैनी धंधे के लिए महाजनों से ऊंची ब्याज दर पर पूंजी लेकर काम करने से कर्ज का बोझ बढ़ता जाता था और मुनाफा भी कम होता था। लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि इस योजना से बैंक से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा और उन्हें व्यापार में सुविधा होगी एवं ज्यादा मुनाफा भी कमा सकेंगे। आज बैंक में जाते हैं तो बैंक में हमको 5% में लोन मिल जाता है कारीगर बिहाफ पे कि हम लोग कारीगर है, हम लोग काम करते हैं, तो उसके लिए हमको कम से कम दर पे हमको लोन मिल जाता है। पहले क्या होता था, पहले महाजनों से पैसा लेके हम लोग काम करते थे, लेकिन अब वो महाजन वाला हमारा सिस्टम ही खत्म हो गया। इस वर्ष केंद्र सरकार के सहयोग से स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें परिवार के साथ लाल किला भी जाने का मौका मिला। इसे लेकर भी वे काफी खुश हैं और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। आज इतना सौभाग्य महसूस कर रहे हैं, हम उनसे आमने सामने मिल के आए, देख के आए उनको, उनका हमने बात सुनी, जो हमारे लिए सब कार्य कर रहे हैं, वो विश्वकर्मा योजना का जो हमारे लिए चुना गया है उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर खूंटी के सोनार दीपक विश्वकर्मा जैसे अन्य कारीगर भी बहुत उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि अब स्थितियां बदलेंगी और व्यापार करने में आसानी होने के साथ वो आर्थिक रूप से सशक्त भी हो पाएंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माईगॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाजरत एक कैदी फरार हो गया। बरियातू पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुटी है। थाना प्रभारी ज्ञान रंजन ने बताया कि कैदी की तलाश की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे ग्रामीणों ने उपायुक्त को अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया और समाधान का अनुरोध किया। मौके पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुमार दुधानी लकड़जोरिया बाईपास मार्ग पर आमझर पावर सब स्टेशन के पास तीखे मोड़ के समीप एक यात्री बस की चपेट में आने से 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस की मदद से दोनों घायलों को फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव शैल प्रभा कुजूर ने पलामू जिले के हुसैनाबाद क्षेत्र का दौरा कर मनरेगा, पंचायती राज और अन्य ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों की वेटिंग लिस्ट बनाने का निर्देश दिया। रांची जिले के मेसरा ओपी पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान नेवरी विकास रिंग रोड से पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से एक बाइक, एक देशी पिस्टल, 4 गोली और 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया। पलामू के प्रमंडलीय मुख्यालय डाल्टनगंज से यात्री बस सेवाएं बंद करने का निर्णय फिलहाल वापस ले लिया गया है।
जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और बस ऑनर एसोसिएशन की डीटीओ कार्यालय में हुई बैठक के बाद हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया गया। इस दौरान डीटीओ ने बस ऑनर एसोसिएशन की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र में एक हत्या के मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बरही के पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में जोगीडीह निवासी मृतक के परिजन और ग्रामीण एसपी कोडरमा से मिलने पहुंचे। एसपी की अनुपस्थिति में पुलिस अधिकारियों ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी 24 घंटे में करने का आश्वासन दिया। रामगढ़ जिले में एक व्यवसायी पर हमला करने आए 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान धनबाद के सिजुआ निवासी अभिजीत कुमार सिंह और बोकारो निवासी दुर्गा प्रसाद के रूप में की गई है। तलाशी के दौरान अपराधियों के पास से 1 पिस्तौल, 2 मैगजीन और लाखों रुपए नकदी बरामद हुए हैं। पलामू जिले के देवरी ओपी क्षेत्र से चोरी किया गया ऑटो बिहार के रोहतास जिला अंतर्गत डेहरी ऑन सोन से बरामद किया गया है। इस सिलसिले में देवरी के ही रामानंद चौधरी उर्फ रमन चौधरी, पिता रणजीत चौधरी एवं अभिषेक कुमार उर्फ भोरू, पिता उदय यादव को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड महिला उत्थान संघ की ओर से खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के उड़ीकेल में बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल तस्करी और मजदूरी के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं को बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल तस्करी और मजदूरी के खिलाफ शपथ दिलाई गई। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत कॉलेज हॉकी प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में बिरसा कॉलेज खूंटी की टीम ने चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया, जबकि महिला वर्ग में कॉलेज की टीम उपविजेता बनी। दोनों टीमों के कॉलेज पहुंचने पर खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। राज्य में मानसून की बेरुखी जारी है और पिछले 36 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात और रांची जिले से गुजर रही एक टर्फ लाइन के असर से आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होगी। उन्होंने कहा कि 14, 15 और 16 सितंबर को राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। राज्य में डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिले के उपायुक्त को निर्देश दिया कि जिस क्षेत्र से वेक्टर जनित रोग की सूचना मिले वहां निगरानी टीम को भेजकर सर्वे कराएं और घर घर फीवर सर्वे का भी काम सुनिश्चित करें। वे कल सदर अस्पताल रांची में स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। और अब बात कारोबार जगत की। चौथी G20 सतत कार्य वित्त समूह की 2 दिवसीय बैठक आज से वाराणसी में शुरू होगी। इसमें G20 सस्टेनेबल फाइनेंस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और G20 सस्टेनेबल फाइनेंस रोड मैप में सूचीबद्ध कार्यों के क्षेत्राधिकार, आईओ और संबंधित हितधारकों द्वारा की गई प्रगति पर भी चर्चा होगी। खाने पीने की चीजों, खासतौर से टमाटर की कीमतों में कमी के चलते अगस्त में खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों में गिरावट आई है। अगस्त में खुदरा महंगाई दर घटकर 6.83% रही, जो जुलाई में 15 महीने के उच्चतम 7.44% पर थी। जुलाई महीने में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 5 महीने के उच्चतम स्तर पर 5.7% तक बढ़ गया। ये जून 2023 में 3.7% पर था। जुलाई 2023 में विनिर्माण क्षेत्र में भी 77% का उछाल आया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने पर्यावरण अनुकूल कोयला परिवहन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके तहत कंपनी भविष्य में 61 संपर्क परियोजनाओं पर 24,750 करोड़ रुपए पूंजी निवेश करेगी। यूएनजीपी और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भवः अभियान का किया शुभारंभ। रांची में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हुए शामिल। रांची गिरिडीह इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का आज से नियमित परिचालन शुरू। रांची रेलवे स्टेशन से सांसद दीपक प्रकाश और संजय सेठ ने किया रवाना।
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचक निबंधक पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की। कहा, लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मतदान प्रतिशत से आगे रहना है अपना लक्ष्य। और राज्य में डेंगू के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निगरानी टीम भेजकर सर्वे कराने का दिया निर्देश।